हेलो एवरीवन। मैं अमन स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार में एक बम्पर लैब टेक्नीशियन वैकेंसी आई है जिसका नाम है बीटीएससी लैब टेक्नीशियन। ठीक है, तो उसमें एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम रह गए हैं। जैसे मान के चलो 20 दिन रह गए हैं, अगर 26 को एग्ज़ाम हो जाए तो उसके लेवल पे एक ही बहुत ही प्यारी सी क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी ये भी लग रहा होगा कि हम तो कुछ नहीं पढ़े। तो उनके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं। इसमें क्या करेंगे, हम 2 क्लास लेंगे पर लैब का। जैसे आज हम ब्लड बैंक से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ब्लड बैंक के 2 क्लास, एक क्लास में ब्लड बैंक की थ्योरी, दूसरे क्लास में इसके वन लाइनर्स देख लेंगे। उससे क्या होगा, आपका देखो, एक अगर आप एक एक करके पढ़ने जाओगे एक एक टॉपिक, तो हो सकता है कि आप एक महीने में एक ही लैब कर पाओ। तो इससे अच्छा है क्या है कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत ही शॉर्ट में ट्रिक्स के साथ याद कर लें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरी चीज़, इसमें से आपके 50 to 60% क्वेश्चन एज इट इज चिपक जाएंगे। आप एग्जाम के बाद आके मुझसे मिल लेना, सिंपल सी बात। तो देखो, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरी चीज़, आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। तीसरी चीज़, कम टाइम में आपको हाई इफिशियंसी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, ये नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक में पहला टॉपिक क्या आता है कि ब्लड के टाइप्स और उसमें यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या है। तो ये तो ऑलरेडी सबको पता है, तो उसको मैंने लिखने का टाइम वेस्ट नहीं किया। तो उसमें क्या होता है, ब्लड ग्रुप अपने पास 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। उसमें यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए बी पॉजिटिव। ये सिंपल सी बात हो गई। अब ये कहाँ से शुरू होता है ब्लड बैंक, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या के हैं और उन्हें हम कैसे भंडारित करते हैं, यानी कैसे रखते हैं, यानी उनकी स्टोरेज कैसे करते हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले बात करें कंपोनेंट्स की, तो ब्लड के अंदर या सबसे पहले ब्लड बैंक में किसका किसका काम है। एक तो होल ब्लड, दूसरी चीज़ पीआरबीसी, तीसरी चीज़ प्लेटलेट, चौथी चीज़ एफएफपी और पांचवी चीज़ क्रायोप्रेसिपिटेट। ये 5 चीज़ें कंपोनेंट्स होती हैं ब्लड की, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, होल ब्लड को हम किस टेम्परेचर पे स्टोरेज करते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन आते रहते हैं 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो होल ब्लड का तापमान कितना, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोरेज करेंगे। कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, यानी सेल्फ लाइफ कितनी होती है, 35 से 42 दिन। और विशेषता क्या होती है, कंप्लीट ब्लड होता है, यानी पूर्ण रक्त होता है। दूसरी चीज़ आती है पीआरबीसी। पीआरबीसी को हम कितना है, देखो, पीआरबीसी और होल ब्लड का होता है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, यानी 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। पीआरबीसी की सेल्फ लाइफ 35 से 42 दिन इसकी भी। इसमें क्या होता है पीआरबीसी में, इसमें होल ब्लड में तो कंप्लीट ब्लड था, इसमें कम वॉल्यूम में आरबीसी होता है पीआरबीसी में। ठीक है, ये तो हो गई होल ब्लड और पीआरबीसी की बात। अब बात करें प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट का देखो तापमान कितना होता है, रूम टेम्परेचर जितना, यानी 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है प्लेटलेट का तापमान स्टोरेज करने के लिए। सेल्फ लाइफ कितनी प्लेटलेट की, 5 दिन तक सेव करते हैं। और विशेषता क्या होती है, देखो, प्लेटलेट जब भी ब्लड बैंक में आपने देखा होगा वो हमेशा हिलता रहता है। ठीक है, उसको हमेशा हिलाना पड़ता रहता है। तो ये थी प्लेटलेट की बात। अब बात करें एफएफपी की। एफएफपी का टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 साल तक इसे हम रख सकते हैं। इसके अंदर क्लॉटिक फैक्टर मौजूद होते हैं। फिर बात करें क्रायोप्रेसिपिटेट, इसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 साल तक इसे भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर फिब्रिनोजेन और फैक्टर 8 प्रेजेंट होता है क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर। ये थे ब्लड कंपोनेंट्स और उनके स्टोरेज के तापमान और उनकी सेल्फ लाइफ। काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज इसी से सीधे सीधे आ जाते हैं। अब बात करें ब्लड डोनेशन के नियम, यानी कोई ब्लड डोनेट करवाने आ रहा है तो उसमें क्या क्या प्रायिकताएं होनी चाहिए वो देख लेते हैं। आयु यानी एज की बात करें तो 18 से 65 साल तक। एचबी स्तर यानी हीमोग्लोबिन लेवल की बात करें, पुरुषों में मोर देन या इक्वल टू 13 ग्राम/dl और महिलाओं में मोर देन या इक्वल टू 12.5 ग्राम/dl ये हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए। इससे नीचे होगा तो उसका ब्लड हम नहीं लेंगे। वजन कितनी होनी चाहिए, मोर और इक्वल टू 45 किलोग्राम। अब इससे कम वजन का होगा तो उससे हम क्या ही ब्लड लेंगे, सिंपल सी बात। डोनेशन अंतराल यानी कितने दिनों के अंदर वापस से उसे डोनेट करवा सकते हैं, 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर, मतलब 90 दिनों बाद। ठीक है, डोनेशन वॉल्यूम कितना लेते हैं हम, 350 से 450 ml, यानी एक बार एक व्यक्ति 350 से 450 ml ब्लड दान कर सकता है। समय कितना लगता है, लगभग 8 से 10 मिनट लगता है डोनेशन में। अच्छा, डोनर का डेफरल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हम किस अवस्था में उससे ब्लड नहीं लेने से कतराएंगे थोड़ा सा। फीवर हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एचआईवी पॉजिटिव हो गया, या हाल में उसकी सर्जरी हो रखी हो या गर्भावस्था में हो, तो उससे हम ब्लड नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो,
इन जो ब्लड्स होते हैं ना, ब्लड कंपोनेंट उसके भंडारण में, इसमें एडिटिव्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या मिक्स करते हैं ब्लड प्रिजर्वेशन के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। CPDA होता है, सेगम होता है और ACD, ये ब्लड प्रिजर्वेशन के लिए कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड बैंक के अंदर, या ब्लड बैग जो होता है जिसमें ब्लड स्टोर करते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर अब देखो अगला टॉपिक आता है क्रॉस मैचिंग के टाइप। क्रॉस मैचिंग के क्या क्या टाइप हैं, इससे भी एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं आपके। मेजर क्रॉस मैच होता है, माइनर क्रॉस मैच होता है, इसके अलावा इमीडिएट स्पिन होता है और इनडायरेक्ट ग्लोबुलिन टेस्ट हो सकता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, मेजर और माइनर। मेजर और माइनर में क्या करते हैं, डोनर की RBC और रेसिपिएंट का प्लाज्मा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छा क्वेश्चन इसी से सीधे आता है कि मेजर क्रॉस मैच में किसका क्या लेते हैं या माइनर क्रॉस मैच में किसका क्या लेते हैं। अनिवार्य क्या है, मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच आजकल ज़रूरी नहीं है। अब देखो याद कैसे रखो कि डोनर की RBC लिया या रेसिपिएंट का प्लाज्मा। तो ऐसे करो, देखो जो मेजर है ना, मेजर वो क्या है, बड़ा है, यानी वो डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, ठीक है। तो अब डॉक्टर है तो बड़ा है, तो D फॉर बड़ा और D फॉर डोनर, ठीक है। डोनर का क्या लेंगे हम, RBC, सिंपल सी बात है। RBC इंपॉर्टेंट होता है रक्तदान में, तो RBC किसका लेंगे हम, डोनर का। और रेसिपिएंट बच गया, तो रेसिपिएंट का क्या लेंगे हम, प्लाज्मा, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई। ये बात हो गई मेजर और माइनर क्रॉस मैच की। और माइनर में क्या कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, डोनर का प्लाज्मा ले लेंगे और रेसिपिएंट की RBC ले लेंगे। ये सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद बात करें टेस्टिंग क्या क्या लगती है ब्लड बैंक के अंदर। देखो मैंडेटरी स्क्रीनिंग टेस्ट क्या क्या होती है ब्लड बैंक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। TTI जिसको बोलते हैं, TTI लैब होता है ना, उसको बोलते हैं मैंडेटरी स्क्रीनिंग ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसके अंदर कौन कौन टेस्ट लगाए जाते हैं, HIV 1 और 2 लगाया जाता है, HBV लगाते हैं, HCV लगाते हैं, सिफिलिस लगाते हैं और मलेरिया की टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, टेस्टिंग मेथड्स क्या क्या हो सकती हैं, एलिजा हो सकता है, CLIA हो सकता है, NET हो सकता है, रैपिड कार्ड टेस्ट से भी लगा सकते हैं। ये टेस्टिंग मेथड हो गए, भी आगे हम देखेंगे डिटेल में। फिर अगला टॉपिक कॉम टेस्ट होता है। देखो कॉम टेस्ट अक्सर एग्जाम में आता है, इसको बोलते हैं एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। ये याद रखना, कॉम टेस्ट को और क्या बोल सकते हैं, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट बोल सकते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट कॉम टेस्ट या इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, यानी DCT या ICT। DCT में क्या क्या उपयोग होता है, ऑटो इम्यून उपयोग होता है, हिमोलिसिस या HDN, यानी इनके जगह इनके लिए DCT लगाते हैं। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया किसी को, या हिमोलाइसिस हो गई, ऑटो इम्यून हिमोलाइसिस हो गई, या HDN यानी न्यूबॉर्न बेबीज़ जो पैदा होती हैं, जैसे किसी मदर की RH एंटीबॉडी निगेटिव है, बच्चे में अगर पॉजिटिव आ गई तो उसमें क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जिसे बोलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में, अभी HDN देख लो, ठीक है। अब इसके बाद इनडायरेक्ट किस में यूज करते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए या ट्रांसफ्यूजन के लिए उपयोग करते हैं। तो ये दो टाइप हो गई कॉम टेस्ट की। अब देखो ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक्स, ब्लड को हम कैसे कंपोनेंट से अलग करते हैं, यानी ब्लड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, उनके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूजन यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसकी RPM कितनी होती है, 2000 से 5000 RPM तक इसे घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन को। फर्स्ट स्पिन पे क्या होता है, PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनता है। सेकेंड स्पिन पे पैक्ड से RBC यानी पैक्ड RBC बनता है, FFP बनता है और प्लेटलेट अलग हो जाते हैं। इसके अलावा एफेरेसिस किसे कहते हैं, देखो विशेष रूप से एक कंपोनेंट को अगर हम निकाल दें, जैसे HDP हो गई या प्लाज्मा हो गई, तो इस कंडीशन को एफेरेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो याद करने को कुछ ट्रिक्स दे रखी हैं अभी जो हमने ऊपर पढ़ी उनके लिए। PRBC ठंडा, प्लेटलेट गर्म, प्लाज्मा बर्फीला। जो हमने स्टोरेज देखी थी ना, इसमें क्या है, PRBC ठंडा, प्लेटलेट नॉर्मल और एक मिनट, PRBC ठंडा, प्लेटलेट गर्म और प्लाज्मा बर्फीला। हाँ देखो प्लाज्मा जो है बर्फीला होता है, यानी -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोरेज करते हैं बर्फीला। प्लेटलेट गर्म होता है यानी रूम टेम्परेचर पे, और RBC ठंडा होता है। ये सिंपल सी बात हो गई, पहली ट्रिक याद हो गया आपको। दूसरी चीज़ देखते हैं क्रॉस मैच ट्रिक की। देखो मेजर का सेल देखो, माइनर की प्लाज्मा। अभी हमको आपने बताया कि मेजर को हम डॉक्टर मान ले तो डोनर की RBC हम लेते हैं, तो मेजर की सेल देखते हैं, माइनर की प्लाज्मा देखते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई। एंटीजन एंटीबॉडी ट्रिक देखें तो जो है वो एंटीजन, जो नहीं है वो एंटीबॉडी, सिंपल सी बात। अगर जो RBC के अंदर क्या पाया जाता है, एंटी सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, तो जो है वो एंटीजन कहलाएगा और जो नहीं है तो एंटीबॉडी, सिंपल सी बात होगी। इसके अलावा TTI स्क्रीनिंग ट्रिक देखो कैसी होती है।
HIHSM यानी HIHSM में आपने याद कर लिया तो TTI में कौन कौन सी स्क्रीन टेस्ट होती है वो आपको याद हो गया। H फॉर HIV, H फॉर HBV, H फॉर HCV, इसके अलावा S फॉर सिफिलिस और M फॉर मलेरिया। ठीक है, अब देखो कॉम टेस्ट की क्या क्या ट्रिक हो सकती है। DCT यानी डायरेक्ट कॉम टेस्ट जिसको RBC बाउंड होता है। इसके अलावा ICT यानी इनडायरेक्ट सर्कुलेटिंग टेस्ट या इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा बाउंड होता है। ये सिंपल सी बात हो गई। अब आगे देखो आगे देखो, एक सेकेंड। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन टाइप, ठीक है, ये अगला टॉपिक आता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन टाइप। इसमें क्या कैसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। फेब्राइल, फेब्राइल में क्या होता है, कारण क्या होता है, WBC एंटीबॉडी की वजह से। लक्षण क्या आता है, बुखार और ठंड। इसके अलावा एलर्जिक, एलर्जिक क्यों हो सकती है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। इसमें क्या देखने को मिलता है, रैशेज स्किन पर और खुजली होती है। इसके अलावा एनाफाइलेक्टिस, इसको हम शॉक वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से देख रखे हैं। इसके अंदर क्या होता है, IgA की डिफिशियंसी हो जाती है और शॉक लगता है और सांस लेने की तकलीफ होती है। हीमोलिटिक, हीमोलिटिक में क्या होता है, ABO मिसमैच हो जाता है, पेशाब में खून या दर्द होता है। इसके अलावा डिलेड हीमोलिटिक, इसमें क्या होता है, माइनर एंटीबॉडी के कारण होता है, धीरे धीरे HB गिरता है। ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई। अब देखो कुछ फ्लैश कार्ड अब तक हमने जितने पढ़े उसको अगर हम ध्यान से देखें तो कौन कौन से क्वेश्चन अराइव हो सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन आता है, कॉम टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सिंपल सी बात। अब जो अभी हमने आपको बताया था HDN, ठीक है, यानी हीमोलिटिक डिजीज और न्यूबॉर्न, उसमें क्या होता है, हमने बताया था RH निगेटिव माँ है और RH पॉजिटिव बच्चा हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस यानी HDN यानी हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होने की संभावना होती है। फिर देखिए FFP का तापमान और सेल्फ लाइफ कितनी होती है, तो बर्फीला होता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्फ लाइफ 1 साल तक होती है। अब मेजर क्रॉस मैच में क्या मिलाते हैं, सिंपल सी बात है कि डोनर की RBC यानी डोनर का सेल और पेशेंट के प्लाज्मा। ठीक है, होल ब्लड दान करने का समय कितना होता है, 8 से 10 मिनट होता है। फिर प्लेटलेट का तापमान क्या है, प्लेटलेट क्या होता है, गर्म होता है यानी रूम टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिवर्सल डोनर रेसिपिएंट कौन है, O निगेटिव और AB पॉजिटिव। ब्लड डोनर का न्यूनतम हीमोग्लोबिन कितना होता है, पुरुषों में 13 ग्राम पर DL और महिलाओं में 12.5 ग्राम पर DL। ये कुछ अब तक के क्वेश्चन हो गए। सिंपल सी बात, आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी बड़े बड़े और मेजर टॉपिक खत्म हो गए ब्लड बैंक के। अब देखते हैं NAT, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, HIV, HBV, HCV, DNA, RNA की उपस्थिति जांचने हेतु NAT या NAT जिसको बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ये एलिजा से ज़्यादा संवेदनशील होता है। दूसरी चीज़, विंडो पीरियड जो होता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है HIV वगैरह वायरस की, उसमें संक्रमण पकड़ने में मददगार होता है। ट्रिक कैसे करोगे इसकी, याद कैसे करोगे, नेट किसके लिए था, नेट यानी नॉट अ टाइम वेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात, इसको कैसे याद रखा, नेट यानी नॉट अ टाइम वेस्ट, बिल्कुल संक्रमण जल्दी पकड़ो और सुरक्षित ब्लड दो। ये सिंपल सी बात होगी नेट की। अब देखो नेट किन किन वायरस को पकड़ता है, तो बात करें HIV, HBV, HCV को पकड़ता है। और नेट का उपयोग क्यों करते हैं, संक्रमण की जल्दी पहचान के लिए। ये थी नेट टॉपिक। आगे देखते हैं जेल कार्ड टेक्नोलॉजी। अब जेल कार्ड टेक्नोलॉजी क्या है, क्रॉस मैच में यूज करते हैं, ग्रुपिंग में यूज करते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग में यूज करते हैं। रिलायबल और क्लीन मेथड होता है जेल कार्ड टेक्नोलॉजी। कॉलम एंटी कोगुलेशन टेक्निक भी इसमें यूज करते हैं। इसके अलावा ट्रिक क्या होती है, जेल होती है क्लीन, फास्ट एंड एक्यूरेट, ऐसे याद कर लेंगे आप। फ्लैश कार्ड देखें तो इसमें जेल कार्ड का उपयोग किस में होता है, क्वेश्चन आ जाए तो ब्लड ग्रुपिंग में होता है, क्रॉस मैचिंग में होता है। दूसरी चीज़, जेल कॉलम टेक्निक का दूसरा नाम कॉमन एग्लूटिनेशन टेक्निक। अब देखो जेल कार्ड जो होता है, जो हम क्रॉस मैच करते हैं, उसमें जेल कार्ड में ही तो क्रॉस मैच करते हैं, तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा कि ब्लड ग्रुपिंग में या क्रॉस मैचिंग में जेल कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपल सी बात होगी। आगे देखते हैं तो आगे देखिए अगला टॉपिक, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, देखो अगर 24 घंटे में मोर देन 10 यूनिट PRBC अगर दान कर दी जाती है तो इसको बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है भाई, इतना ज़्यादा यूनिट अगर कोई ब्लड दान देता है तो उसमें क्या होता है, हाइपोकैल्केमिया हो सकता है यानी कैल्शियम की कमी हो सकती है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, कोगुलोपैथी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ता है पेशेंट को। अब देखो मैसिव ट्रांसफ्यूजन नहीं, HHH खतरा, X3 यानी हाइपोकैल्कीमिया, हाइपोथर्मिया और कोगुलोपैथी होती है।
ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। मैसिव ट्रांसफ्यूजन कब होता है? 24 घंटे में अगर मोर देन 10 यूनिट पीआरबीसी दान कर दी जाए तो इसको मैसिव ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है? हाइपोकैल्कीमिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, कोगुलोपैथी हो सकती है। ये सिंपल सी बात हो गई। हाँ देखो, सॉरी, एक चीज़ मैंने बताया कि दान नहीं दिया सकता। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है किसी को ज़रूरत पड़ रही है तो उसको मोर देन 10 यूनिट पीआरबीसी अगर हम दे दे तो उसके अंदर ये चीज़ हो सकती है। फिर आगे देखते हैं ब्लड बैग का लेबल और कलर कोड। ठीक है, होल ब्लड के लिए रेड लेबल कलर, पीआरबीसी के लिए रेड, प्लेटलेट के लिए येलो, प्लाज्मा एफएफपी के लिए ब्लू और क्रायो प्रेसिपिटेट के लिए वाइट। ठीक है, ये सिंपल सी बात। अब इसको बोलोगे सर जी याद कैसे रखें, तो रेड फॉर आरबीसी, येलो फॉर प्लेटलेट और ब्लू फॉर प्लाज्मा। ये सिंपल सी इसकी ट्रिक हो गई। अगला टॉपिक आता है ल्यूको रिड्यूस्ड ब्लड कंपोनेंट्स, यानी ल्यूको रिड्यूस्ड ब्लड कंपोनेंट्स में क्या होता है, ल्यूकोसाइड हटा दिए जाते हैं, फेब्राइल रिएक्शन और सीएमबी ट्रांसमिशन को रोकते हैं और फिल्ट्रेशन द्वारा प्राप्त करते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? ल्यूको रिडक्शन क्यों किया जाता है? ल्यूकोसाइड को हटाकर रिएक्शन रोका जाए। किस फिल्ट्रेशन मेथड से हटाते हैं? ल्यूकोसाइड फिल्टर से हटाते हैं। अगला टॉपिक आता है ब्लड बैग के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। देखो, ब्लड बैग के कितने टाइप हो सकते हैं, तो सिंगल बैग हो सकता है, डबल बैग हो सकता है, ट्रिपल या क्वाड्रपल। ठीक है, सिंगल के अंदर क्या उपयोग होता है, होल ब्लड के लिए सिंगल बैग यूज़ करते हैं, डबल में होल ब्लड प्लस प्लाज्मा सेपरेशन के लिए, ट्रिपल बैग होल ब्लड पीआरबीसी और प्लाज्मा सेपरेशन के लिए ट्रिपल बैग, और क्वाड्रपल क्यों यूज़ करते हैं, एसडीपी यानी सिंगल डोनर प्लाज्मा, पीआरबीसी या प्लाज्मा या क्रायो प्रेसिपिटेट के लिए क्वाड्रपल यूज़ करते हैं। ट्रिक कैसे याद रखा, 1 फॉर होल, 2 फॉर होल प्लस प्लाज्मा, 3 फॉर ट्रिपल कॉम्बो। ठीक है, ये सिंपल सी बात होगी ब्लड बैग के टाइप्स की। फिर आर एच इम्यूनोग्लोबिन यानी आर एच इम्यूनोग्लोबिन RHIG, इसमें क्या क्या होता है? आर एच निगेटिव महिलाओं को दिया जाता है आर एच बच्चे के बाद। अभी हमने देखा था जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डिजीज थी जिसमें आर एच निगेटिव मदर थी, अगर उसका बच्चा आर एच पॉजिटिव आ जाए तो उसके अंदर दिया जाता है आर एच इम्यून ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन। ये क्यों दिया जाता है? प्रिवेंट HDN यानी हीमोलिटिक डिजीज ना हो जाए न्यूबॉर्न के अंदर। इसके अंदर क्या देते हैं, 300 माइक्रोग्राम IM एट 28 वीक विद इन 72 आवर पोस्ट डिलीवरी। ठीक है, यानी 72 घंटे के अंदर हमें देना होता है 300 माइक्रोग्राम IM, यानी इंट्रामस्कुलर के द्वारा दिया जाता है, इंट्रामसल के द्वारा RH इम्यूनोग्लोबिन RHIG। कैसे याद रखा? ट्रिक RHIG मतलब RH निगेटिव की सुरक्षा। ठीक है, RHIG कब दिया जाता है? RH निगेटिव महिला को RH बच्चे पॉजिटिव बच्चे के लिए दिया जाता है। डोज क्या है? 300 माइक्रोग्राम IM यानी इंट्रामस्कुलर के द्वारा दिया जाता है। ये ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई RH इम्यूनोग्लोबिन की। अगला टॉपिक देते हैं ऑटोलॉगस ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनर के कौन कौन से टाइप होते हैं उसके अंदर का एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ऑटोलॉगस ब्लड डोनेशन यानी स्व रक्तदान। इसमें क्या होता है, मरीज खुद अपना खून सर्जरी से पहले दान कर देता है या किसी अन्य व्यक्ति से संक्रमण का रिस्क नहीं होता। दूसरी चीज़, 3 से 5 दिन के अंदर 1 से 4 यूनिट तक संग्रह कर लिया जाता है प्री ऑपरेटिव सेफ्टी के लिए। अब ऑटो का मतलब हो गया खुद का खून जीरो रिस्क, यानी खुद का खून उसने क्या किया, सेव कर लिया, यानी दान कर दिया, यानी उसको अब जरूरत पड़ेगी तो वो खून अपना ही ले सकता है। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ऑटोलॉगस डोनेशन में रक्त कौन देता है? मरीज खुद देता है। कब किया जाता है? सर्जरी से पहले किया जाता है। अब देखो, अगला टॉपिक आता है डायरेक्ट डोनेशन। डायरेक्ट डोनेशन बोले तो जब परिवार या मित्र ब्लड देते हैं, इमोशनल या धार्मिक कारणों से, इन्फेक्शन रिस्क थोड़ा ज़्यादा, इसलिए टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे अब डायरेक्ट डोनेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कोई अस्पताल में एडमिट है, उसके परिवार वाले या मित्रगण आप खुद उसको ब्लड दे दें, उसके कौन सा डोनेशन बोलते हैं? डायरेक्ट डोनेशन बोलते हैं। डायरेक्ट डोनेशन यानी दोस्तों का डोनेशन, ऐसे आप याद कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? ऑटोलॉगस डोनेशन में रक्त कौन देता है? मरीज खुद देता है, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। यह कब किया जाता है? सर्जरी से ठीक पहले किया जाता है। HLA टाइपिंग अगला टॉपिक, इसमें क्या आता है? नोट्स क्या देख सकते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड प्लेटलेट रिफ्रैक्शनेस में जरूरी होता है HLA टाइपिंग। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में HLA में जरूरी। मेथड क्या देखते हैं, किस मेथड से करते हैं? माइक्रो लिम्फोसाइटोटॉक्सिसिटी या PCR से। कैसे याद रखोगे? HLA इक्वल टू हेल्पिंग ल्यूकोसाइट एलियंस। ठीक है, हेल्पिंग ल्यूकोसाइट्स एलियन। ठीक है, अगला टॉपिक आता है CM बॉम्बे ब्लड ग्रुप या HH फिनोटाइप।
अब क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो ही बन गया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर एचएच फिनोटाइप होता है। नोट्स क्या देख सकते हैं इसके अंदर, एक्सट्रीमली रेयर, बहुत ही रेयर होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, मोस्टली इन मुंबई रीजन या मुंबई रीजन के आसपास पाया जाता है। इसके अंदर नो ए बी और एच एंटीजन, इसके अंदर ए बी या एच एंटीजन होता है, ए बी एंटीजन नहीं होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके अंदर ए बी एंटीजन नहीं होता, एच एंटीजन होता है। यूनिवर्सल डोनर नहीं होता, ओनली बॉम्बे टू बॉम्बे ट्रांसफ्यूजन किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों को केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, ठीक। बॉम्बे नो एच नो मैच, ठीक है। यानी एच अगर नहीं है तो उसके अंदर कोई मैच नहीं करा सकते हैं। फ्लैश कार्ड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा एंटीजन नहीं होता, एच एंटीजन नहीं होता। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन नहीं होता, एच एंटीजन नहीं होता। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को कौन सा रक्त दे सकता है, सिर्फ बॉम्बे ग्रुप वाला दे सकता है। अगला टॉपिक आता है सीएमबी यानी सेव ब्लड, सीएमबी सेव ब्लड। इसके अंदर क्या होता है, देखो, ल्यूकोसाइट डिप्लेट ब्लड, ठीक है, ल्यूकोसाइट डिप्लेटेड ब्लड। ट्रांसफ्यूजर नियोनेट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में जरूरी, रिस्क कम करता है साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। कैसे याद रखा, सीएमवी क्लीन माई वायरस यानी ल्यूको रिमूव्ड। तो ये सिंपल से कुछ और टॉपिक हो गए। आगे देखें तो अगला टॉपिक होता है टीटीआई किट टाइप यानी स्क्रीनिंग किट्स। क्या क्या होती हैं टीटीआई में, एचआईवी किट होती है, एचबीवी किट होती है, एससीवी किट होती है, सिफिलिस किट होती है, मलेरिया किट होती है। एचआईवी में क्या, एलिजा सीएलआईए एनएटी द्वारा टेस्ट लगाते हैं। एचबीवी में एचबीएसएजी या एलिजा रैपिड द्वारा लगाते हैं। एचसीवी में एंटी एचसीवी एलिजा एनएटी नेट द्वारा लगाते हैं। सिफिलिस में आरपीआर या बीडीआरएल टेस्ट लगाते हैं। मलेरिया में रैपिड कार्ड टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। कैसे याद रखा सर जी, HIHSM आगे बताया था आपको, 5 खतरे 5 टेस्ट, सिंपल सी बात। अगला आता है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड यानी संक्रमण हो चुका है लेकिन टेस्टिंग में नहीं दिखता, ठीक है, विंडो पीरियड उसको बोलते हैं। एलिजा की तुलना में नेट में विंडो पीरियड छोटा होता है। एचआईवी में 3 सप्ताह तक एलिजा में नहीं पकड़ सकते, यानी किसी को एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है तो उसको हम 3 सप्ताह तक एलिजा टेस्ट में नहीं जान पाएंगे कि उसको संक्रमण है। कैसे याद रखोगे, विंडो पीरियड इक्वल टू हिडन वायरस टाइम। अगला टॉपिक आता है डोनर रिएक्शन, ठीक है। डोनर रिएक्शन में क्या क्या देख सकते हैं, वैसोवेगल, इसमें क्या होता है, चक्कर या पसीना या ठंड। नोजिया, मितली या उल्टी आ सकती है। हेमाटोमा, नस फटने से सूजन हो सकती है। या डिलेड रिएक्शन, 24 घंटे बाद कमजोरी हो सकती है। ये डोनर्स के रिएक्शन होते हैं। अगला देखो भैया, ब्लड बैंक लॉग बुक एंट्रीज, यानी जो ब्लड बैंक के अंदर लॉग बुक होती है उसके अंदर एंट्रीज क्या क्या करते हैं, डोनर की डिटेल डालते हैं, बैक सीरियल नंबर देते हैं, टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं, कंपोनेंट प्रिपरेशन देखते हैं, ट्रांसफ्यूजन इशू रजिस्टर देखते हैं या एडवर्स रिएक्शन रजिस्टर्स देखते हैं। अब बात करते हैं हम कॉम टेस्ट की, जिसको हम बोलते हैं एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। कॉम टेस्ट एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो शरीर में आरबीसी पर एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट की उपस्थिति पहचानने के लिए किया जाता है। आरबीसी पर क्या जो एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट होती है उसकी उपस्थिति को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कॉम टेस्ट या एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। देखो हमने देख लिया 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट डीएटी या डीसीटी बोलते हैं इसको, और दूसरा इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट आईटीएटी या आईसीटी बोलते हैं। उद्देश्य क्या है, आरबीसी या एंटीबॉडी पर कॉम्प्लीमेंट की पहचान करना, फ्री एंटीबॉडी की पहचान प्लाज्मा में करना, ये इनडायरेक्ट का काम होता है। डायरेक्ट में और क्या देखते हैं, पेशेंट की आरबीसी लेते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या लेते हैं, पेशेंट का सीरम लेते हैं, ठीक है। प्रक्रिया देखो, पहले डायरेक्ट कॉम टेस्ट देखते हैं, डीसीटी। उद्देश्य क्या होता है, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया जांचने के लिए, या हिमोलिटिक डिजीज या न्यूबॉर्न, अभी देखा था हमने एचडीएन वाला, या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जिसे बोल रहे थे। इसके अलावा ड्रग इंडिसेस हिमोलिसिस के लिए या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए डीसीटी का इस्तेमाल करते हैं। प्रक्रिया कैसे करते हैं, मरीज की आरबीसी ली जाती है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन या एएचजी रिएजेंट डाला जाता है। अगर आरबीसी पर आईजीजी कंपोनेंट लगे हैं तो एग्लूटिनेशन होगा। ये सिंपल सी बात हो गई। ये हो गए इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात। अगला आता है डायरेक्ट कॉम से टेस्ट यानी आईसीटी। इसका क्या उद्देश्य होता है, प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग यानी क्रॉस मैच आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी स्क्रीनिंग के लिए, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग या आइडेंटिफिकेशन के लिए। प्रक्रिया कैसे करते हैं, मरीज की सीरम में आरबीसी एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी की जांच करते हैं। आरबीसी प्लस प्लेसेंट का सीरम इंक्यूबेट करते हैं, फिर एएचजी रिएजेंट मिलाकर एग्लूटिनेशन देखते हैं कि उसके अंदर एग्लूटिनेशन आई है कि नहीं आई है। ये सिंपल सी बात हो गई।
कॉम्प्स रिएजेंट यानी एजी रिएजेंट के बारे में बात करें तो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन इसको बोलते हैं। डिटेक्ट करता है आईजी और कंपोनेंट को CD3। पॉलीस्पेसिफिक यानी IgG प्लस C3 को मिला दें तो पॉलीस्पेसिफिक बोलेंगे। मोनोस्पेसिफिक में क्या होता है IgG या C3 में से कोई एक। कैसे याद रखोगे सर जी? ट्रिक की बात करें तो DCT यानी डायरेक्ट सेल टेस्ट, सीधे RBC की जांच। ICT यानी इनडायरेक्ट सर्कुलेटिंग टेस्ट यानी सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज की जांच। कॉम्स की बात करें तो कोटेड RBC की जांच। पॉजिटिव इक्वल टू एग्लूटिनेशन एंटीबॉडी पर मौजूद। अब चार्ट से अगर हम इनको कंपेयर कर दे तो DCT और ICT को, DCT में हम क्या सैंपल देखते हैं? RBC का सैंपल लेते हैं। डिटेक्ट क्या करते हैं? बाउंड एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा उपयोग कहाँ होता है? HDN में, ऑटो इम्यून एनीमिया में। ICT की बात करें तो सीरम सैंपल लेते हैं, फ्री एंटीबॉडी की जांच करते हैं और क्रॉस मैचिंग में या एंटीबॉडी स्क्रीनिंग में उपयोग करते हैं ICT का। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं सर जी? कॉम टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, DCT ICT। DCT में क्या पता किया जाता है? RBC पर लगे एंटीबॉडी को। ICT का उपयोग किस में कर सकते हैं? क्रॉस मैचिंग और RH इनकम्पैटिबिलिटी में। कॉम्स रिएजेंट क्या पहचानता है? ह्यूमन IgG या C3 कॉम्प्लीमेंट। कॉम्स टेस्ट में अगर पॉजिटिव हो गया तो उसका क्या मतलब हुआ? एग्लूटिनेशन यानी एंटीबॉडी मौजूद होगी, सिंपल सी बात। क्लिनिकल यूज़, अच्छा क्लिनिकल यूज केस में क्या क्या याद रख सकते हैं? देखो DCT में डिजीज, ICT में प्रिवेंशन, ठीक है। DCT यानी जब मरीज हीमोलिसिस हो रही हो मरीज में तब DCT करते हैं, और ICT यानी प्रिवेंशन के लिए ट्रांसफ्यूजन से पहले एंटीबॉडी को पकड़ना हो किसी बीमारी का, जैसे HIV हो गया, HBV हो गया, SCV हो गया, तो ICT करते हैं। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक ब्लड बैंक। छोटा सा नहीं, बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी ईजी तरीके से। अब तो आपको कम से कम ये नहीं लगेगा ना कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। अब आपका देखना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके 50 to 60% ईजिली हो जाएंगे। कल इसका जो 1 लाइनर आएगा, यानी उसमें कल क्वेश्चंस की बात करेंगे 1 लाइन के अंदर सीधे सीधे, उसको भी आप रट्टाफिकेशन है आप रट लोगे तो सिंपल सी बात है आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या करने भाई, आप इतने दिन तक आप अगर वही पढ़ते रह जाओ एक एक टॉपिक डिटेल में, तो उससे अच्छा है ये पढ़ लो शॉर्ट में और रट डालो। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।